नमस्कार, स्टडी फॉर सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जो बच गया है पार्ट उसी को देखेंगे। बलागुण, सरल मशीन और उत्तोलक, ये तीनों को देखने के बाद आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिया हूँ ग्राफ का, जो पहले पढ़ाया था, पहले जो वीडियो आपको हो गया है, 4 वीडियो हुआ है, चारों वीडियो को देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो में जो पार्ट है इसको देख के सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो किस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी देख लीजिएगा। और बिहार दरोगा और पुलिस मैं जो एग्ज़ाम यहाँ पर बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ये सब एग्ज़ाम कन्फर्म है, 100% है। अगर पढ़ लीजिएगा हमसे निकलेगा। अब बीपीएससी का प्री जो होता है, टीचर भर्ती TRE जो होता है, तो वो सब निकलेगा। बीएसएससी में साइंस पूछता है, तो वो सब में भी आपको बेनिफिशियल होगा, तो देखिएगा। और कक्षा 9 और 10 वाले भी इसको देख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि बलागुण किसे कहते हैं। तो बलागुण, एक उदाहरण पहले मैं दे देता हूँ। आप किसी दरवाजे को जब खोलते हैं, लगाते हैं, खोलते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ पर कब्जा के माध्यम से हम उसको खोलते हैं, लगाते हैं, और कम बल लगाना पड़ता है। बल भी कम लगता है, गेट खुल जाता है, लग भी जाता है। तो ये जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बलागुण सिद्धांत पर कार्य करता है। दरवाजा का खुलना और लगना यहीं पर दिया गया है। बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलागुण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलागुण कहते हैं। दरवाजा में कब्जा लगा हुआ रहता है, और कब्जा के बल पर दरवाजा को घुमाते हैं, वह वहाँ पर क्या हो गया, वह अक्ष हो गया। तो उसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलागुण कहते हैं। उदाहरण भी दे दिए और यहाँ डेफिनेशन में। अब यहाँ पर देखिए, किसी अक्ष के परितः बलागुण क्या होता है, यानी बलागुण टॉर्क यहाँ पर लिखा भी हुआ है। F यानी फोर्स, जो बल लगाते हैं, गुना R, यानी यह लंबवत दूरी, ये जो यहाँ दिया है ना लंबवत दूरी, देख लीजिए यहाँ पर लंबवत दूरी। R मतलब ये जो साइन है ये लंबा दूरी का है। तो बल गुना आघूर्ण भुजा क्या होता है, टॉर्क होता है। बल गुना आघूर्ण भुजा को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ये साइन है। यह एक सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। अब चूंकि F इंटू R है, तो न्यूटन गुना R क्या होता है, मीटर, यानी एक तरह से R क्या होगा, लेंथ हो गया, तो मीटर में मापते हैं, तो इसीलिए इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। यह भी एक सदिश राशि है। गेट खोलना, इसका उदाहरण आपको बता दिए हैं। गेट के कब्जे अक्ष से दूर हैंडल पर बल लगाने से गेट घूमता है। अब यहाँ पर एक बात और देखिएगा आप, हाँ, यहाँ पर एक बात और ये देखिए कि R जो है, यहाँ R जो देख रहे हैं, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना इसमें टॉर्क लगेगा, यानी उतना टॉर्क की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, दूरी बढ़े तो बलागुण बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो बलागुण बढ़ेगा। यानी यहाँ देखिए, R बढ़ेगा तो बलागुण यानी टॉर्क बढ़ेगा। वही बात यहाँ पर लिखा है। अब देखिए गेट, ये जितना, अब इसी तरह का ही उदाहरण और कुछ आपको दे देते हैं, देखिए और अच्छा समझ में आएगा। नट बोल्ट कसना, तो चाबी पर लगाया गया बल नट को अक्ष के चारों ओर घुमाता है। लंबी चाबी से समान बल पर अधिक बलागुण प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कोई चाबी है, या कोई लंबी चाबी है या छोटी चाबी है, दोनों, तो छोटी चाबी में थोड़ा उतना ही बल अगर लगाते हैं, और लंबी चाबी में भी उतना ही बल लगाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि लंबी चाबी से समान बल पर अधिक बलागुण प्राप्त होता है। यानी जहाँ पर लंबी चाबी होगा वहाँ पर जो है अधिक बलागुण प्राप्त होगा। R बताए थे ना, टॉर्क बराबर F इंटू R मतलब ऐसे जो साइन था वो परपेंडिकुलर है, लंबवत। इसी कारण बड़े नट को कसने खोलने में लंबी चाबी उपयोगी होता है। देख लीजिए यहाँ पर यही सब बात है। और ये नट है, ये चाबी है, यहाँ बल लगाए, ये घूमता है इस तरह से, घूर्णन। अब सरल मशीन, सरल मशीन क्या होता है, तो यह भी बलागुण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन, सरल मशीन वह युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर दूसरे बिंदु पर रखे भार को उठाया जाता है। यानी कम बल भी लगाते हैं, कार्य उतना ही यानी हो जाता है। तो यह कम प्रयास में कार्य को सुविधाजनक बनाने में सहायता करती है, यानी कम ही प्रयास किया जाता है,
लेकिन कार्य उतना ही हो जाता है जितना आप अधिक बल लगाते। तो इसका उपयोग करके, सरल मशीन का उपयोग करके कम बल लगा के भी, कम प्रयास करके भी सुविधाजनक काम हो सकता है। अब मुख्य उदाहरण है उत्तोलक, घिरनी, आनत बल, आनतल, स्क्रू जैक। यहाँ पर दिया हुआ है सरल मशीन है। अब देखिए उत्तोलक, लीवर। उत्तोलक क्या होता है? या तो एक सीधी या टेढ़ी छड़ होता है, सीधी या टेढ़ी छड़ उत्तोलक होता है। उत्तोलक एक सीधी टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। मान लीजिए कैंची है, कैंची होता है ना यहाँ बीच में, तो आप कैंची को चलाते हैं तो बीच में क्या होता है? नट होता है, और आप यहाँ पे दाबते हैं तो यहाँ कटता है। तो कैंची में बीच में क्या होता है? बीच में आलम्ब, बिंदु, ऐसे याद रखिएगा, बिंदु, आलम्ब, बिंदु यानी नट। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो एक होता है आलम्ब और दूसरा होता है आयास, तीसरा होता है भार। यानी आलम्ब मतलब नट जहाँ पे रहता है, यहाँ पे प्रयास कीजिएगा, बल लगाइएगा, यानी यहाँ पे बल लगा, और भार, यहाँ पर भार लगा। तो 3 बात इसमें होता है, ये ध्यान रखिएगा, एक आलम्ब, आयास, भार। तो उत्तोलक के मुख्यतः 3 बिंदु घटक होते हैं, आलम्ब, आयास, भार। यानी आलम्ब को फलक्रम बोलते हैं, आयास को एफर्ट बोलते हैं, भार को लोड बोलते हैं। आलम्ब याद रखिएगा, ये नट होता है, नट। तो 3 तरीके से इसको बांट कर पढ़ाता है। 3 श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। यहाँ देख लीजिए, उत्तोलक के 3 मुख्य घटक होते हैं, आलम्ब व निश्चित बिंदु, बोले थे ये बिंदु होता है जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ घूमती है। एक है आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए लगाया गया बल, आयास क्या होता है? बल। और भार, उत्तोलक द्वारा उठाया गया बोझ या हटाई जाने वाली रुकावट। भार क्या होता है? बोझ या रुकावट को हटाने वाली। अब यहाँ पर देख लीजिए, आलम्ब क्या हुआ? एक तरह से बिंदु है जो नट कसा हुआ रहता है, मान लीजिए कैंची में बीच में, या और भी इंस्ट्रूमेंट में। आयास मतलब क्या? एफर्ट, यानी बल लगता है वहाँ पर, देख लीजिए बल। और भार, जब बल लगाइएगा तो जो भार या बोझ या हटाई जाने वाली रुकावट होती है उसको भार कहते हैं। आलम्ब, आयास, भार। अब इसको देखिए ऐसे समझते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, आपको बताए थे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बीच में क्या होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ये ध्यान रखना है, आलम्ब यानी बिंदु यानी नट। आप इसको उदाहरण से लेके समझ सकते हैं। जैसे कैंची होगा, कैंची हमारे साथ ध्यान रखिएगा, प्रथम श्रेणी का उदाहरण कैंची है, तो कैंची से ही आपको पता चल जाएगा। पिलासी को लीजिए, पिलास में भी बीच में क्या रहता है? पिलास में भी बीच में नट रहता है, और एक साइड आप एफर्ट यानी प्रयास करते हैं, दूसरे साइड जाके भार लगता है। सिंडासी, कील उखाड़ने का औजार। शीश झूला, उसमें भी शीश झूला में क्या रहता है? बीच में रहता है, और इधर से बैठते हैं, इधर से बैठते हैं, तो बीच में क्या हुआ? वहाँ पे एक तरह से आलम्ब होता है, एक तरह से बैठते हैं। अब देखिए साइकिल का ब्रेक में भी बीच में नट रहता है, और एक तरफ से दाबते हैं और कहीं पे भार लगता है, यानी पहिए के पास जो है रबर रहता है, उसी में भार लगता है। हैंड पंप, तो उस तरह से ये सब उदाहरण है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इसका यांत्रिक लाभ जो है 1 से अधिक, 1 से बराबर, 1 से कम, तीनों हो सकता है। 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, और 1 से कम भी हो सकता है। अब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तो यह जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें क्या होता है? बीच में, हमेशा ध्यान रखना है बीच में क्या होता है, तो इसमें भार बीच में रहता है। उदाहरण से आपको समझना है। एक सरौता होता है ना, सरौता, तो उसमें देखते होंगे कि कसेली या कुछ इस तरह से काटा जाता है, तो उसमें भार जो है बीच में रहता है। आलम्ब कहाँ रहता है? आलम्ब रहता है साइड में, और आयास भी, बल भी कहाँ लगाया जाता है? साइड में, भार बीच में। जैसे सरौता है, या फिर नींबू निचोड़ने का मशीन देखे होंगे आप लोग। जैसे पटना जंक्शन जाइएगा तो वहाँ गर्मी में बहुत नींबू वाला जो है पानी मिलता है, तो वहाँ पे क्या है कि नींबू निचोड़ने वाला बहुत सारा मशीन रहता है। तो नींबू को बीच में रख देता है, नींबू को बीच में रख देता है, और यहाँ पर एफर्ट लगाता है, और उसका जो बिंदु होता है वो साइड में रहता है, और भार कहाँ रहता है? उसका बीच में ही नींबू रख के दबाया जाता है, भार यहीं लगता है। बल यहाँ लगाइएगा लेकिन भार यहाँ लगेगा। तो एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ये भी इसका उदाहरण है। इसका यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है। इसका
प्रथम वाला का एक, प्रथम श्रेणी का एक, एक से अधिक और एक से कम सब हो सकता है। प्रथम वाला का देख सकते हैं आप यहाँ पर, यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक से एक के बराबर, एक से कम सब हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है उसमें। अब आते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें आयास बीच में होता है, यानी प्रयास कहाँ पे होगा, बीच में होगा। जैसे आप देखते होंगे रोटी को सेकने के लिए एक आता है चिमटा टाइप से, तो उसमें बीच में पुश करते हैं, बीच में बल लगाते हैं तो भार जाके साइड में लगता है, और उसमें आलम भी जो है यानी नट भी साइड में रहता है, जुड़ा हुआ यहाँ रहता है, और बीच में दबाते हैं उसको, और यहाँ पर रोटी पकड़ने का रहता है, तो रोटी यहाँ पे पकड़ाता है जाके। मनुष्य का हाथ भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। और झाड़ू, मछली पकड़ने की छड़ी, ये सब क्या है, यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसमें यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम रहता है। तो यही बात है इसमें, ये सब जान लिए। अब उत्तोलक की 3 श्रेणियाँ एक नज़र में यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम श्रेणी में आलम्ब बीच में रहता है, बीच में कौन रहेगा, आलम्ब। द्वितीय श्रेणी में भार बीच में रहता है, उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, सरौता नींबू में ठेला। और कैंची, पिलास, हैंडपम्प, ये प्रथम श्रेणी का। और तृतीय श्रेणी में चिमटा, हाथ और झाड़ू, इसमें आयास बीच में रहता है। तो ये आप उदाहरण से दे सकते हैं, उदाहरण से ही इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जो सवाल हैं या बिंदु हैं, बलागुण बल या बल गुना लंबत आगुण भुजा, यही ना होता है। बलागुण का SI मात्रक न्यूटन मीटर। बलागुण एक सदिश राशि है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आलम बीच में, द्वितीय श्रेणी का भार बीच में, और तृतीय श्रेणी में आयास बीच में। और इसका यांत्रिक लाभ जो है एक, एक के बराबर और एक से कम, तीनों हो सकता है। और द्वितीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ हमेशा एक से बड़ा होगा। और ये तृतीय श्रेणी वाले में यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यांत्रिक लाभ तृतीय श्रेणी वाले में हमेशा एक से कम होगा, हमेशा एक से कम होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं उसको आप अच्छे से देखिए और बनाइए। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो में अभी तक जो भी वीडियो डाला हूँ, 4 वीडियो, सबको जाके देखिए, और देखने के बाद आपका ये सवाल ज़रूर बनेगा। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन क्यों करें, एक्सप्लेन करना भी होगा तो हम बाद में एक अलग वीडियो बनाकर करेंगे। अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए। और यह प्रीवियस ईयर सवाल है, सभी प्रीवियस ईयर सवाल। देखिए, संवेग में के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। संवेग यही ना सेकेंड लॉ है, न्यूटन का जो गति का नियम है, सेकेंड लॉ, वही ना कहता है कि संवेग के परिवर्तन को के दर, उसी को ना बल कहते हैं। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती हो तो पिंड की गति कैसी होगी। अगर पिंड विस्थापन क्या होगा, समय के समानुपाती होगा, यानी आप कह सकते हैं कि विस्थापन समान समय में होता है तो समान गति भी होगा। चूँकि विस्थापन है, यहाँ पर विस्थापन का क्या आता है, v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर समय जो है वो समान लग रहा है, इसलिए गति भी समान होगा। अब न्यूटन के प्रथम गति के नियम से किस गुण की व्याख्या होती है, जड़त्व। आपको पता होगा जड़त्व, जल के घनत्व का SI में संख्यात्मक मान क्या होता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। अब बहुत सारे सवाल हैं, आपको मैं यहाँ दिखाते जाता हूँ। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देखिएगा, सोचिएगा, वो खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए, गति का जो ये सब पूछा गया है, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये नहीं बताए हैं। P बराबर होता है mv, m मतलब kg मीटर पर सेकेंड, यही ना होगा। kg मतलब m, मीटर मतलब l, और कोणीय संवेग है ना, कोणीय संवेग, संवेग का निकाल लेते हैं। कोणीय संवेग का बता देते हैं, l और t-1 होता है। अगर सिर्फ मोमेंटम का, ये कोणीय वाला है, तो कोणीय वाला का हो जाएगा ml का होल स्क्वायर, ml का स्क्वायर t-1, यही होगा। आगे देखिए, अब जो है यहाँ कुछ सवाल हैं, आप देखिए। इसको थोड़ा आप स्पीड में करते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाते हैं।
सबको बना लीजिएगा और एक जगह इसको लिख भी लीजिएगा। न्यूटन मीटर अभी आपको बताए थे ना, टॉर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर, और वो भी परपेंडिकुलर, एफ का न्यूटन और इसका मीटर, यही ना होगा। घूर्णी गति में रैखिक वेग के अनुरूप कौन सी राशि होती है, घूर्णी गति में रैखिक वेग के अनुरूप कोणीय वेग होता है, कौन सा वेग, कोणीय वेग। अब देखिए, यदि किसी ट्रक पर बल F समय t तक कार्य करता है तो प्राप्त संवेग परिवर्तन क्या होगा, एफ टी, एफ इंटू टी, यही होगा। बल का ऐसा ही मतलब क्या होता है, न्यूटन। अब देखिए, गतिशील बस यानी गति है तो अचानक रुकती है, तब यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यहाँ बताए थे ना आपको, जरूरत का नियम, जरूरत का गति वाला नियम और विराम वाला, तो सब बताए हैं, आप उसको देखिए और इसको बनाइएगा तो बन जाएगा। लगभग सब जो है क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यदि किसी पदार्थ की वेग दुगना कर दिया जाए, यानी दुगना कर दिया जाए तो संवेग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगर वेग दुगना कर दिया संवेग दुगना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था 1/2 mv²। अगर 1/2 mv² किसका होता है, गतिज ऊर्जा का, तो इसमें गतिज ऊर्जा अगर ये वेग दुगना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी 4 गुना हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। ये देख लीजिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण। रॉकेट भी, रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण, यह न्यूटन के तृतीय नियम को पालन करता है। आप देख सकते हैं। साइकिल के पहिए की गति कैसी होती है, एक तो घूर्णन होता ही है और स्थानीय यानी चलता भी, आगे भी बढ़ता है, इसलिए दोनों। अब समान वेग से चलती ट्रेन में यात्री गेंद को ऊपर उछालता है तो गेंद वापस कहाँ आएगी, यात्री के हाथ में आ जाती है। ये सब सवाल पूछा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण स्थिर होगा, समानुपाती है। अब यहाँ विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो त्वरण में क्या होगा, त्वरण भी तो स्थिर होगा ना, समान रहने के बाद। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट नियम को किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और एक पाई का मान को आर्यभट्ट ने दिया था, आर्यभट्ट। और एक दो क्वेश्चन और एनसीईआरटी में है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर है, एक ओडोमीटर। यह दोनों जो यंत्र हैं इससे किसका मापन होता है, आप लोग कमेंट में बोलिएगा। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर एनसीईआरटी में दिया हुआ है 9th वाले में। अब देख लीजिए यहाँ पर, यही ना होता है, एफ बराबर एम ए, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, इसको बनाइए, बनाते जाइए, सब बन जाएगा। अब वक्र पथ पर साइकिल चालक किस ओर झुकता है, अगर चल रहा है तो केंद्र की ओर ही ना वो ये झुकेगा। यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर लगता है, देख सकते हैं आप। वस्तु के अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, जरूरत कहते हैं। बलागुण के लिए कौन सा कथन सत्य है, यानी यह सदिश राशि है, न्यूटन मीटर होता है, यह फॉर्मूला होता है, यानी सब सही है। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस हो रहा है ना, संवेग संरक्षण सिद्धांत आधारित है, यानी रॉकेट का चलना और बंदूक से गोली चलना दोनों है। किसका वेग सबसे अधिक होगा, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ये सब में से संवेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है, आवेग कहते हैं। और यहीं दर लगा रहा था, तब क्या कहते हैं, तब यह न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम, यानी बल कहते हैं उसको, एफ। और संवेग परिवर्तन से क्या हुआ, आवेग। आवेग किसे कहेंगे, छोटे यानी कम समय के लिए जब आप किसी चीज़ को हिट करते हैं, यानी वहाँ पर होगा एफ इंटू डेल्टा टी, कम समय के लिए। आवेग बराबर आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, संवेग बराबर पी बराबर एम भी, यही होता है। निम्नलिखित कौन आवर्ती गति का उदाहरण है, पेंडुलम। अब देखिए यहाँ पर, समान वेग की गति में कौन सा कथन सही है, चाल अचल, वेग अचल होता है।
यही ए नंबर है, देख सकते हैं। तुरंत ज्ञात करने के लिए ए बराबर होता है भी माइनस यू बटे टी। किसी वस्तु का जरूरत किस पर निर्भर करता है? जरूरत हमेशा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह सब पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर बताया हूँ। देखा, निम्नलिखित में कौन अपकेंद्रन का उदाहरण है? अपकेंद्रन का सभी है। प्रिंसिपिया में, प्रिंसिपिया देख लीजिए। कभी कभी ये फॉर्मूला या उड़ान काल ये सब पूछ देता है थोड़ा, ये सब जो है ना रेलवे में पूछता है, इधर भी पूछते हैं, कौन देखा है, इसीलिए थोड़ा सा ये सबको भी देख लिया कीजिए। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? ये सूत्र होता है यू स्क्वायर बड़ा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। यहाँ पर टी बराबर टी यू साइन थीटा बटे जी। प्रक्षेप की क्षैतिज प्रास क्या होती है? देखिए 11th-12th में आपको मिलेगा, तो ये देख लीजिए। ये 1 नंबर क्षैतिज प्रास। क्षैतिज प्रास क्या होता है? जब प्रोजेक्टाइल मोशन में आप उसमें क्षैतिज और वर्टिकल दोनों मूवमेंट होता है, इस तरह से नहीं होता है। वर्टिकल ये हो गया, क्षैतिज ये हो गया। तो क्षैतिज प्रास का सूत्र क्या होता है? ये होता है क्षैतिज। और न्यूटन गति के द्वितीय नियम की गणितीय रूप क्या होता है? एफ और एम। समान चाल से चलने वाली समान चाल से विस्थापन, विस्थापन और समय। तो विस्थापन क्या होता है? भी बराबर होता है ना, भी बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो ये किसका ग्राफ है? तो ये वेग का ग्राफ है। अब यहाँ सरल रेखा बनेगा, समान चाल से चल रहा है तो सरल रेखा बनेगा। वेग समय ग्राफ की ढाल क्या आप दर्शाता है? वेग समय ग्राफ है। अगर वेग है और समय है तो त्वरण का क्या होता है? ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। तो त्वरण यानी भी चाहे यू बोलिए चाहे भी बोलिए, भी होता है फाइनल, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो वेग ही ना हुआ, तो वेग और समय तो त्वरण होगा, तो त्वरण दर्शाएगा। फॉर्मूला पर ही डिपेंडेंट है ग्राफ भी। देखिए, प्रथम नियम को जरूरत का नियम भी बोलते हैं या गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, दोनों है। यहाँ पर सिर्फ जरूरत का नाम दिया हुआ है, दोनों कर लीजिए, ए एंड बी दोनों। घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है? कुछ नहीं होता है इसका मात्रक। घर्षण को कम करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? ये सब है, देख लीजिए। भार बनाना, सॉरी, खुरदरा करने के बाद तो घर्षण बढ़ ही जाता है, भार बढ़ाने से भी घर्षण बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने में घर्षण बढ़ जाता है, बॉल बेयरिंग लगाना, ये है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा घर्षण बल है? सीमांत घर्षण। कौन सा घर्षण? सीमांत घर्षण, जिसको स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक यानी चलने से पहले जो बल लगाया जाता है, चलने से ही रोकता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन, सब कुछ बताए हैं वीडियो में, जो पढ़ाए हैं ना उसमें बताए हैं। आपका सब लगभग सवाल बन जाता है अभी। बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेगन कहते हैं, हिंद डेल्टा टी है। बार बार बताए हैं तो इसीलिए थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। वीडियो देखिएगा तो आप भी इतना स्पीड में ही बनाइएगा। घर्षण बल किस प्रकार का बल है? संपर्क बल, यानी टच होता है तभी है ना घर्षण लगता है। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण, यही ना थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ भी का पालन करता है। टक्कर के पहले टक्कर के बाद संवेग नियत रहता है। अब देखिए, सही के पहिया के रिम को भारी और मोटा तथा बीच के भाग को हल्का रखने का कारण क्या है? जड़त्वाघूर्ण बढ़ाना या कम करना? तो कम करना नहीं होगा, बढ़ाना। किस कोण पर प्रक्षेप फेंकने से अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होता है? 90। यानी अधिकतम ऊंचाई कब होगा? यानी वर्टिकल 90 डिग्री फेंकेंगे। वहीं क्षैतिज वाला में दूर कब जाएगा? जब 45 डिग्री में फेंकेंगे। तो यही बात है। किस कोण पर प्रक्षेप गति क्षैतिज प्रास अधिकतम होगा? 45 डिग्री पर। देख लीजिए। न्यूटन गति संबंधी प्रमुख समीकरणों का सही क्रम कौन है? तो सभी सही क्रम। v बराबर यू प्लस ए टी होता है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बराबर प्लस 2as होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर। अब स्पीड में थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? वेग
और समय ग्राफ है तो नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? विस्थापन। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको रहने दीजिए, कमेंट में लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर। जड़ मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे क्यों झुकता है? कारण क्या है? जरूरत विराम, यानी विराम का जरूरत है वहाँ पर। रुकने पर आगे की ओर झुकने लगता है, यानी बस चल रहा है अचानक रुक जाता है तो आगे की ओर झुकता है। तो वो कौन सा है? जरूरत गति, यानी गति वाला जरूरत। अब किसी वस्तु की जरूरत को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जरूरत तो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान बढ़ाइएगा तो जरूरत भी बढ़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर, इसका सवाल का आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ जो पढ़ाया और क्वेश्चन के रूप में आपको दिया हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। आंसर तो यहाँ दिया ही हुआ है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा किधर है? अपकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल का F बराबर होता है mv²/r, यही ना होता है। और यह केंद्र की ओर होता है, आप देख सकते हैं पूरे। दूरी समय ग्राफ है, यानी दूरी समय ग्राफ है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और सीधी रेखा है, सीधी रेखा है तो यहाँ समान चाल दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? समान चाल। यही फॉर्मूला पे ये आपको सेट करके इसका आंसर दे सकते थे, बताए हुए हैं, सब देख लीजिएगा। अब दूरी समय ग्राफ में वक्र रेखा क्या दर्शाता है? तो असमान चाल। वक्र है तो असमान, सीधा रहता तो समान चाल। चूंकि दूरी समय ग्राफ है तो इसलिए चाल दर्शाएगा। दूरी समय ग्राफ चाल। वहीं वेग समय ग्राफ है तब क्या दर्शाएगा? तब त्वरण दर्शाएगा। तब क्या दर्शाएगा? त्वरण। वेग समय रहेगा तो त्वरण। चाहे देख लीजिए यहाँ पर ये जो बनाया गया है, यानी यहाँ त्वरण क्या है? शून्य है। त्वरण क्या है? शून्य है। चूंकि यहाँ पर ये स्टेट है, स्टेट है, सीधा है, ये स्टेट नहीं, पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर रहेगा तो त्वरण जो है वहाँ पर वेग समय ग्राफ में त्वरण क्या रहेगा? शून्य रहेगा। ये सब बताए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अब वेग समय ग्राफ की सीधी ऊपर जाती हुई रेखा, यानी वेग समय है तो क्या दर्शाएगा? त्वरण दर्शाएगा। अब सीधा ऊपर जा रहा है तो समान त्वरण होगा, यानी स्ट्रेट लाइन है तो समान त्वरण। चूंकि वेग समय ग्राफ है तो त्वरण दर्शाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है? ए बराबर v-u/t, यही ना होता है। तो v और t है ना, वेग और t समय है। तो वेग समय ग्राफ यहाँ पर सीधी नीचे जाता है तब क्या? मंदन, रिटार्डेशन। यहाँ एसिलेशन, यहाँ रिटार्डेशन, यानी मंदन। बी नंबर, समान मंदन। कैसा मंदन? तो समान मंदन। अब वेग समय ग्राफ में, यानी वेग समय ग्राफ ही है तो यहाँ भी त्वरण, तो वक्र रेखा क्या दर्शाएगा? तो असमान त्वरण दर्शाएगा। विस्थापन समय ग्राफ में, विस्थापन तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन समय ग्राफ रहेगा तो क्या दर्शाएगा? वेग दर्शाएगा। तो ये जो देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन क्या दर्शाएगा? वेग दर्शाएगा। देख लीजिए। उसी तरह से यहाँ पर, यहाँ चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और विस्थापन समय ग्राफ है तो यहाँ पर जो है वस्तु की स्थिति कैसी होगी? स्थिर होगी। वस्तु स्थिर होगा। एक समान त्वरण वाली वस्तु का वेग समय ग्राफ, यानी वेग समय ग्राफ है तो वेग समय ग्राफ है, अगर समान त्वरण रहेगा तो इससे पहले देखे होंगे आपको स्ट्रेट लाइन रहता है, यही ना रहता है सर। देख इसको मंदन की स्थिति में वेग समय अगर आपकी ढाल यही वाला होता है। देख लीजिए, अभी तुरंत दिखाए थे। असमान चाल में दूरी समय, यानी दूरी समय है। क्या है? दूरी समय है। दूरी समय ग्राफ, यानी दूरी समय ग्राफ है तो यहाँ दूरी बटे समय, चाल बराबर ये है ना, दूरी बटे समय, तो ये है। और चूंकि असमान है इसलिए वक्र है, वक्र दिखाता है। असमान रहेगा तो वक्र दिखाएगा इस तरह। और भी हैं, आप देख सकते हैं दूरी समय ग्राफ। चूंकि विरामावस्था में है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ ऋणात्मक है। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के नीचे है,
समय अक्ष के नीचे है, तो वेग का अर्थ क्या है, यानी ऋणात्मक है। अच्छा, यहाँ पर वेग समय ग्राफ अगर रहेगा और नीचे का क्षेत्रफल दर्शाना, ये नीचे का क्षेत्रफल पूछे तब क्या होगा, वो विस्थापन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विस्थापन। एक समान चाल है और दूरी समय ग्राफ की ढाल कैसी रहेगी, उसमें स्थिर रहेगी। ये भी देख लीजिए, सीधी रेखा, समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है। समांतरण में तुरंत समय ग्राफ कैसा होगा, तो यही ना होगा। तो ये 81 क्वेश्चन जो आपने देखा, ये सब प्रीवियस ईयर है। कुछ क्वेश्चन आप भी सर्च कर सकते हैं और सर्च करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में उसको दीजिएगा। पहले तो आप इस सब को याद कर लीजिए, और नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा, याद भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़िए और मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। आप लोग देखिएगा तभी तो हम और वीडियो अपलोड करेंगे। सब जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जो पढ़ाते हैं, जो तरीका है, और यही एग्ज़ाम में पूछता है। पढ़ लीजिएगा तो नौकरी होगा, ये जान लीजिए। और नम्मा दसमा में भी अभी जो हैं उनको भी सब जो है बताइए, अभी से पढ़ेंगे। और नम्मा दसमा में तो है ही, 9 से लेकर 12 तक जो पढ़ लेंगे उनका नौकरी होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।